हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग एकदम बेहतरीन होंगे, शानदार, जिंदाबाद और जबरदस्त होंगे। ऑडियो वीडियो भी आपको क्लियर होगा। अगर ऑडियो वीडियो क्लियर है तो कमेंट सेक्शन में बेटा एक बार थम्स अप थम्स डाउन हो जाए। मतलब अगर ऑडियो वीडियो क्लियर है तो थम्स अप कमेंट करना, और अगर ऑडियो वीडियो क्लियर नहीं है तो थम्स डाउन कमेंट सेक्शन में भेजना। करें स्टार्ट सेशन, लेक्चर स्टार्ट करें। ओके ओके ओके, तो चलिए 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 अब हमारा ये लेक्चर नंबर 2 है ऊष्मागतिकी के ऊपर। लेक्चर नंबर 2 ऊष्मागतिकी, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, पहला सवाल बेटा, आइए। तो एक बुलबुले का पृष्ठ तनाव S, बुलबुले के अंदर आदर्श गैस की विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात गामा बराबर 5/3 है। बुलबुला वायुमंडल में प्रसारित होता है तथा वह हमेशा अपना गोलीय आकार प्राप्त करता है। जब वायुमंडलीय दाब PA1 है तो बुलबुले की त्रिज्या R1 पाई जाती है तथा परिबद्ध गैस का ताप T1 है। जब वायुमंडलीय दाब PA2 है तो बुलबुले की त्रिज्या R2 है तथा परिबद्ध गैस का ताप कितना है बेटा? T2 है। देखो बेटा, हमारे पास एक ही गो बुलबुला है। कितना बुलबुला है? एक ही बुलबुला है। पहले इसके अंदर का दाब अलग है, फिर बाद में इसकी त्रिज्या बदल दी जाती है तो इसके अंदर का दाब बदल जाता है। पहले दाब कितना है? PA1 उस समय इसकी त्रिज्या कितनी है बेटा? R1 है, और टेम्परेचर इसके अंदर कितना है? P1 है। बाद में क्या होता है? इसकी त्रिज्या R2 हो जाती है। कब? जब इसके अंदर का दाब PA2 हो जाता है और इसके अंदर का ताप कितना है? T2 है। T2 बाहर क्या है भाई साहब? अच्छा, वायुमंडलीय दाब PA1 PA2 है भाई साहब, अंदर का नहीं है ये। यहाँ का वायुमंडलीय दाब PA1 है और बाद में वायुमंडलीय दाब बदल गया। ये कितने हैं? PA2 है। PA2 है। तब परिबद्ध गैस का ताप, मतलब इसके अंदर जो गैस बंद है उसका ताप पहले केस में T1 है, दूसरे केस में T2 है। चलिए, तो मैं एक काम करता हूं। पहले केस में इसके अंदर का दाब P1 मान लिया और इसके अंदर का दाब कितना मान लिया? P2। अब हम P1 और P2 की वैल्यू ज्ञात करना चाहें तो देखो, आप मेरा साथ देना। अपन कैसे लिखेंगे? जो अतिरिक्त दाब है, अंदर और बाहर दाब का अंतर, ठीक है, अपन लिखते हैं ना बेटा। किसी बुलबुले के लिए, बुलबुला है बुलबुला, P इनसाइड माइनस P आउटसाइड इज इक्वल टू, बुलबुले के लिए होता है 4S/R, बूंद के लिए होता है 2S/R। तो इस केस में अपन लिखेंगे P1 माइनस PA1, अंदर P1 बाहर PA1 इज इक्वल टू 4S/R1। तो यहां से हमें P1 की वैल्यू बेटा दिन दहाड़े मिल जाएगी, दैट P1 इज इक्वल टू PA1 प्लस 4S/R1। हम P2 लिखें तो P2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? PA2 प्लस 4S/R2। ठीक है, तो हमारे पास दोनों स्थितियों में बुलबुले के अंदर का दाब प्राप्त हो गया है बेटा। अच्छा, अब देखते हैं कह क्या रहे हैं, ऑप्शंस क्या क्या हैं। यदि बुलबुले की सतह पूर्णतः ऊष्मारोधी है, पूर्णतः ऊष्मारोधी है, तब ऐसा ऐसा। पूर्णतः ऊष्मारोधी है तो इसका मतलब हुआ बेटा Q इज इक्वल टू, या डेल्टा Q बराबर 0, डेल्टा Q बराबर 0, और इसका जो समीकरण होता है वो PV टू दी पावर गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कांस्टेंट होगा। तो चलिए, इसी केस के लिए अपन खेला करते हैं। पहले अपन पहले ऑप्शन की चर्चा कर लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। आइए, तो माय डियर फ्रेंड्स, अपन क्या लिखेंगे? क्या लिखोगे अमित?
हाँ, P1 V1 की पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 की पावर गामा। P1 V1 की पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 की पावर गामा। तो इसको अपन क्या लिखेंगे, PA1 प्लस 4S अपॉन R1 इंटू आयतन कितना 4/3 पाई R1 की घात गामा, और गामा का मान कितना है 5/3 दिया, आई थिंक 5/3 है, तो यहीं सल्टा देते। ये तो आयतन हो गया, आयतन, इसकी घात कितना 5/3। बाद में दाब कितना है PA2 प्लस 4S अपॉन R2, 4S अपॉन R2 इंटू 4π/3 R2 की घात 3, इसकी पावर 5/3। इसकी पावर कितना हो गया बेटा 5/3 हो गया। अब देखो ये 4/3 पाई ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। और अब यहां पर अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये भी कैंसिल आउट हो गया, ये घात 3 से घात ये 3 उड़ जाएगा, तो यहां बचेगा R1 की घात 5, और हम इसको इसके बटे में लेके आ जाएं तो ये क्या होगा R2 की घात 5 बचेगा इज इक्वल टू, इसको हम इधर लेके आए तो इधर ऊपर बचेगा PA2 प्लस 4S अपॉन R2 डिवाइडेड बाय PA1 प्लस 4S अपॉन R1, 4S अपॉन R1। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं, तो ऑप्शन यही लिखा हुआ है बेटा, ये R1 अपॉन R2 इसकी होल घात 5, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो ये PA2 4S अपॉन R2 डिवाइड बाय PA1 प्लस 4S अपॉन R1। ठीक है, ये अपना आंसर होगा। क्या ये मैच कर रहा है, यस और नो माय डियर फ्रेंड्स? तो भैया इसमें एक गड़बड़ है, यहां पर 2 लिखा हुआ है, ड्रॉप के लिए होता है, बूंद होता तो ये सही होता, बूंद के लिए ऐसा होता है भैया, तो बुलबुले के लिए तो ये गलत हो गया। बुलबुले में बेटा देखो अपने पास यहाँ 4S आ रहा है, बुलबुले में जो अधिक दाब होता है, एक्सेस प्रेशर होता है, उसकी वैल्यू होती है बेटा 4S/R। और ऑप्शंस देखते हैं, यदि बुलबुले की सतह पूर्ण ऊष्मारोधी है तब बुलबुले की कुल आंतरिक ऊर्जा तथा इसकी पृष्ठ ऊर्जा सहित वायुमंडलीय दाब के कारण परिवर्तित नहीं होगी। ठीक है, यदि बुलबुले की सतह पूर्णतः ऊष्मारोधी है, पूर्णतः ऊष्मारोधी है, तो इसका मतलब हम कहेंगे क्या, डेल्टा Q इज इक्वल टू, अपन ऐसे लिखते हैं डेल्टा U प्लस W। ठीक है, तो ऊष्मारोधी के लिए डेल्टा Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, तो डेल्टा U प्लस W। तो यहां से बेटा अपन ऐसे लिख सकते हैं कुल आंतरिक ऊर्जा इज इक्वल टू माइनस डेल्टा W, कुल आंतरिक ऊर्जा इज इक्वल टू माइनस डेल्टा W। अब ध्यान देना कि अगर हम वायुमंडलीय दाब को चेंज करते हैं, मान लीजिए वायुमंडलीय दाब कम हो गया तो गुब्बारा फैलेगा, बाहर का दाब कम हो जाएगा तो गुब्बारा फैलेगा, समझ रहे हैं? और वायुमंडलीय दाब अगर हमने बढ़ाया, बाहर का दाब बढ़ाया तो गुब्बारा पिचकेगा। तो चाहे वायुमंडलीय दाब आप कम करें या ज्यादा करें, गुब्बारे की त्रिज्या में परिवर्तन होगा, गुब्बारा या तो फैलेगा या सिकुड़ेगा। अगर गुब्बारा फैल या सिकुड़ रहा है तो वर्क डन होगा, वर्क डन चेंज होगा, ये हम क्या, वर्क डन होगा, वर्क डन 0 नहीं होगा, वर्क डन 0 नहीं होगा। तो यहां से अपन क्या कह सकते हैं कि डेल्टा U विल नॉट बी इक्वल टू 0, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन 0 नहीं होगा, अर्थात आंतरिक ऊर्जा परिवर्तित होगी, अर्थात कुल आंतरिक ऊर्जा बेटा परिवर्तित होगी। ये कह रहे हैं परिवर्तित नहीं होगी, तो ये गलत बात है। ये कैसी बात है बेटा, ये गलत बात है। ठीक है, तो इसकी कुल आंतरिक ऊर्जा पृष्ठ ऊर्जा में भी परिवर्तन होगा, क्योंकि पृष्ठ ऊर्जा की अगर हम बात करें सरफेस एनर्जी U सरफेस, तो सरफेस एनर्जी अपन क्या लिखते हैं S इंटू 4πr²। बुलबुला है तो
बुलबुला है तो हम 2 एरिया ले लेंगे, ठीक है। तो S इंटू ये 2 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। बुलबुला सर 2 से गुणा क्यों कर दिया? हमने कहा बुलबुला है ना, पृष्ठ ऊर्जा क्या होती है? पृष्ठ तनाव इंटू पृष्ठ क्षेत्रफल। पृष्ठ क्षेत्रफल, बुलबुले में 2 पृष्ठ क्षेत्रफल होते हैं, एक अंदर वाला एक बाहर वाला, एक अंदर वाला एक बाहर वाला, ठीक है। फिलहाल हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब इससे कि अगर वायुमंडलीय दाब में परिवर्तन होगा तो आर चेंज होगा। वायुमंडलीय दाब में परिवर्तन होगा तो या तो गुब्बारा बुलबुला फैलेगा या सिकुड़ेगा, तो आर आपका चेंज होगा। अगर आर आपका चेंज होगा तो सरफेस एनर्जी भी चेंज होगी, ठीक है। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। यदि बुलबुले की सतह पूर्णतः ऊष्मा चालक है, जब सतहें ऊष्मा चालक होती हैं बेटा तो ताप नियत होता, ध्यान देना। ऐसे केसेस में ताप कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट। ये क्वेश्चन मिक्स्ड है, किसका? फ्लूइड है ना, सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव और हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का। पृष्ठ तनाव और हीट का ये मिक्स्ड क्वेश्चन है बेटा। टेम्परेचर कांस्टेंट है तथा वायुमंडलीय दाब में परिवर्तन नगण्य हो, तो वायुमंडलीय दाब में परिवर्तन कैसा हो? वायुमंडलीय ताप में परिवर्तन नगण्य है, ठीक है। चालक है तो वायुमंडलीय ताप में परिवर्तन नगण्य है, इसका मतलब ही अपन क्या निकालेंगे बेटा? अच्छा, ये ऊष्मा चालक है। ऊष्मा चालक है मतलब ऊष्मा, इसका मतलब हुआ ऊष्मा चालक का मतलब हुआ बेटा कि हीट अंदर बाहर आ जा सकती है, हीट अंदर बाहर आ जा सकती है, ठीक है। और वायुमंडलीय ताप में परिवर्तन नगण्य है, मतलब यहाँ अपन क्या कह सकते हैं इन दोनों को मिला के कि टेम्परेचर कैसा है? कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। टेम्परेचर कैसा रह रहा है बेटा? कांस्टेंट रह रहा है। देखो अपन, मैंने आपको बताया कि प्रक्रम की पहचान कैसे करते हैं। हमने कहा समदाबीय प्रक्रम, तो हम कहेंगे जब समदाबीय प्रक्रम होगा तो आप देखना जो पिस्टन है वो मूवेबल होगा, पिस्टन गति करने के लिए स्वतंत्र होगा, है ना, तो दाब नियत रहता है। अगर पिस्टन आसानी से मूव कर रहा है, मूव करने के लिए फ्री है, तो दाब नियत होगा, समदाबीय प्रक्रम होगा। समआयतनिक प्रक्रम में क्या होगा? कंटेनर क्लोज्ड होगा, पात्र जिसमें गैस भरी हुई है वो कैसा होगा? बंद होगा बेटा चारों तरफ से, ठीक है सर। तो आयतन नियत होगा। फिर अपन बात करते हैं एडियाबैटिक। तो एडियाबैटिक प्रक्रम के लिए मैंने क्या पहचान बताया कि जो प्रक्रम एकदम सडन होते हैं, एकाएक होते हैं, अचानक से होते हैं, ठीक है। पात्र ऊष्मा रोधी होता है। ऊष्मा रोधी मतलब न तो ऊष्मा बाहर जा सकती है ना ऊष्मा अंदर आ सकती है। तो एक तो पात्र अगर ऊष्मा रोधी है तो प्रक्रम क्या बोलते हैं इसको? रुद्धोष्म प्रक्रम होगा। यह रुद्धोष्म प्रक्रम और कौन से होते हैं? जो प्रक्रम एकाएक हो जाते हैं, अचानक से हो जाते हैं, यकायक हो जाते हैं, ठीक है। सडन प्रोसेसेस जो होते हैं वो भी एडियाबैटिक होते हैं, जैसे बलून का फट जाना, तोप से गोला धुड़ुम, जो चीजें एकाएक हो रही हैं, गुब्बारा अचानक से फट गया, कोई भी चीज, कोई भी घटना एकाएक हो रही है, ठीक है। गैस का कंटेनर जा रहा था, अचानक से रुक गया, ऊष्मारोधी प्रक्रम। रुद्धोष्म प्रक्रम होगा, एडियाबैटिक प्रोसेस होगा। तीसरा समतापीय। तो समतापीय प्रक्रम कब होता है बेटा? कि जब जो पात्र है या पिस्टन है ना, पात्र पिस्टन या हम कहें कंटेनर बिल्कुल सुचालक हो, आपने ताप बढ़ाया, ऊष्मा बाहर गई, अंदर का ताप बराबर बाहर का ताप, ठीक है। ताप नियत रहता है। तो यही ऊष्मा चालक पात्र, सुचालक पात्र है। तो ये बात कर रहे हैं किसकी? कौन से प्रक्रम की भाई साहब? ये बात कर रहे हैं समतापीय प्रक्रम की। तो देखो हम तीसरे ऑप्शन की बात करते हैं, यहाँ पर सी ऑप्शन। ये तो अपना ए ऑप्शन था, बी ऑप्शन अपन गलत कर ही चुके हैं। तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे? पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, P2 V2।
आप ऐसे लिख सकते हैं V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू P2 अपॉन P1 लिख सकते हैं। V1 की वैल्यू अपन क्या लिखेंगे 4/3 पाई R1 की घात 3, यहाँ पर लिखेंगे 4/3 पाई R2 की घात 3 इज इक्वल टू P2 का मान कितना PA2 प्लस 4S अपॉन R1। P1 का वैल्यू क्या लिखेंगे PA1 प्लस 4S अपॉन R, ये R1 होगा, ये R2 होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए बेटा R2, ठीक है। ओके तो ये आंसर हो गया अपना। इसमें से देखो इसको टाटा बाय बाय बोल दो, तो R1/R2 इसकी घात 3, तो क्या यही लिखा हुआ है? हाँ सिंसिनाटी, किसके नाती? सिंसिनाटी, बिल्कुल सही है, ये वाला ऑप्शन बेटा बिल्कुल सही है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है यदि बुलबुले की सतह पूर्ण ऊष्मारोधी है तो, बुलबुले की सतह कैसी है? ऊष्मारोधी। ऊष्मारोधी का मतलब अगेन ऊष्मारोधी है मतलब डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 0, इक्वेशन पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। सर ये तो कर चुके हैं हम सॉल्व, अब हमने कहा अपन पहले कर चुके हैं, लेकिन ये वाला ऑप्शन है ये टी और पी के पदों में है। पहले हमने आयतन के पी वी इक्वल टू कांस्टेंट लिखा था, अब ये टी और पी, ये दाब है, ये P2 लिखा है, P1 लिखा है भाई, ये बेसिकली क्या लिखा है P2, ये क्या लिखा है P1, ये क्या लिखा है P1। तो देख लेते हैं साहब, देख लेते हैं, डरते हैं क्या। फोर्थ ऑप्शन, तो अपन PV की पावर गामा इज इक्वल टू क्या जानते हैं? कांस्टेंट जानते हैं, तो PV की जगह क्या लिख देंगे NRT/V, इसकी पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। तो यहां से हमें, अरे यार, V की जगह NRT/P, NRT/P लिख लेंगे बेटा, तो P की पावर 1 माइनस गामा T की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। तो यहां से अपन इक्वेशन ऐसे लिख सकते हैं T1 अपॉन T2, या आप ऐसे लिख लो P1 1 माइनस गामा का भी मान लिख लो 5/3 है, तो P1 1 माइनस गामा का मान 5/3, T1 5/3, 5/3 था, 2 था, 3 ही था, इज इक्वल टू P2 1 माइनस 5/3, T2 5/3, तो T1 अपॉन T2 इसकी घात 5/3 इज इक्वल टू P2 अपॉन P1, P2 अपॉन P1, इसकी घात एक कितना बचेगा? माइनस का 2/5, माइनस का 2/5, माइनस का 2/5। अब हम इसको पलट देता है, माइनस का 2/5 है ये, माइनस का 2/5 है ये, ठीक है। हाँ मास्टर ठीक है, चलो 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 चलो। अब देख लो इन घातों को पलट लो भाई, प्लस हो जाएगा, फिफ्थ रूट ले लें, 2/5 ही आएगा ना ये। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? ऑप्शन में इसकी घात 5/2 है ना, तो बेटा ये तो गलत ही दिख रहा है, देख क्या रहा है, गलत है ये गलत है। इसको ऑल्दो आप यहाँ से इस ऐसे लिख सकते हो T1 अपॉन T2, T1 अपॉन T2 इसकी घात 5/3 इज इक्वल टू ये P1 अपॉन P2 इसकी घात कितना आ गया बेटा? ये 2/5, हमने इसको पलट दिया, 2/5 आ गया, ठीक है। तो ये तो कहीं से भी सही नहीं है, हम अगर इसकी घात 5 करें तो वो 25 हो जाएगा, 2/5 है ना, तो बेटा ये तो ऑप्शन मैच ही नहीं कर रहा है, ये ऑप्शन बेटा मैच ही नहीं करेगा, देख लो आपको खुद से ही दिख रहा है।
ठीक है, 2/5 यहाँ पर पावर ही नहीं है, उधर अपन 5/2 बना सकते हैं, तो ये गलत है ना, सिंप्लीफाई कर लो उसको। ये वाला ऑप्शन कैसा है बेटा, घनघोर गलत है, इसमें कोई दो राह है ही नहीं ना। कितनी वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आएगी जो अपन ने कैलकुलेट करके लिखी हुई है। गामा की वैल्यू 5/3 ही है, 5/3 ही है। यहाँ पर कैलकुलेशन 1 - 5/3, 5/3, ऐसा 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 ऐसा, हाँ हाँ। चलिए मित्रों, ठीक है ना, कैलकुलेशन में कुछ प्लस माइनस हो तो आप समझदार हैं। आप कौन से दार हैं, समझदार हैं। यह है सिंसिनाटी। आओ अगला सवाल, अगला सवाल। दिया है द्रव का पृष्ठ तनाव इतना है, वायुमंडलीय दाब इतना है, आपको सरफेस टेंशन दिया है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वायुमंडलीय दाब दिया है, गुरुत्वीय त्वरण दिया है, द्रव का घनत्व दिया है, आपके पास केस नली की सतह का द्रव के साथ स्पर्श कोण 0 है। ठीक है, हमें ज्ञात क्या करना है, ज्ञात कैसे नहीं करना है, क्या है भाई साहब, ये बात तो गलत है, ये बात तो गलत है। इस सवाल में ना हमें ये हाइट h निकालनी थी, पी वाई क्यू है तो पता रहता है कि जो हाइट h है इसको ज्ञात कीजिए, h हाइट आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखो बेटा शुरू करते हैं। अरे यार बहुत सारी इंफॉर्मेशन छूटी है, तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन छूटी है। एक तो इंफॉर्मेशन जहां तक हमको याद आ रही है कि, रुको रुको मैं शायद पीपीटी होगी मेरे पास, मैंने कहाँ से जहां भेजी थी, अधूरा रे अधूरा रे, कोई बात नहीं कोई बात नहीं बेटा, मैं सही करता हूं उसको। फोन भी अभी ही अपडेट मांग रहा है। अच्छा सवाल पूरा ही गायब है सवाल पूरा ही गायब है भाई साहब। अच्छा ये वाला सवाल मतलब इसके चक्कर में अगर आपको कहीं मिले ना तो इसके चक्कर में मत पड़ना, ये आईटी वालों ने ना ये वाला सवाल, ठीक है, कुछ अजम्पशन लेके हमें सॉल्व करना पड़ेगा तो हो तो जाएगा, लेकिन इसको छोड़ देना, लीव इट, क्योंकि आईटी वालों ने इस सवाल को ही ड्रॉप कर दिया था। इस सवाल में कुछ कमियां थी, कुछ खामियां थी, सवाल में कुछ कमियां थी, कुछ खामियां थी, इसीलिए आईटी वालों ने ये सवाल हटा ही दिया था। ये मैंने ड्रॉप नहीं किया था, ये आईटी वालों ने किया था, है ना। तो आप भी ना फालतू के चक्कर मत पड़ना, कॉन्सेप्ट ढीले हो जाएंगे नहीं बाद में कि अच्छा सर हम ऐसा क्यों मान रहे हैं, ऐसा एज्यूम क्यों कर रहे हैं, बरोबर। पहले मैं इस सवाल को तो ये छोड़ देना भाई। In an incompressible liquid kept in container having weightless piston with a whole capillary tube of inner radius, इसका रेडियस बेटा आपको दिया है 0.1 मीटर, मीटर और सेंटीमीटर वॉट, मिलीमीटर है, मिलीमीटर रेडियस ऑफ दिस कैपिलरी ट्यूब। okay, is dipped vertically into the liquid through a airtight piston hole as shown in the figure. The air in the container is isothermally compressed up to the volume. देखो इसका जो फाइनल वॉल्यूम बताया गया है सवाल में, फाइनल वॉल्यूम है 100 V0 डिवाइडेड बाय, ठीक है, और इसको कंप्रेस किया गया। इनिशियल वॉल्यूम कितना है बेटा, प्रारंभिक आयतन इसका जो है इनिशियल आयतन वो दिया गया है V0, ठीक है। अच्छा, और ये जो आयतन कम किया गया है आइसोथर्मली मतलब समतापीय प्रक्रम के तहत, समतापीय प्रक्रम के तहत, समतापीय प्रक्रम के तहत, ठीक है। आपको h का वैल्यू निकालना है, h का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है।
ऊपर भी एयर है, नीचे भी एयर है, कोई बात नहीं, ऊपर एयर एयर वायुमंडल है, वायुमंडलम। ऊपर क्या है बेटा? वायुमंडलम। तो अच्छा चलो वो तो हम निकाल लेंगे, हम पहले प्रारंभिक ऊंचाई निकालना चाहते हैं। इसमें ये प्रारंभिक ऊंचाई पहले कितनी होगी? चलो पहले सवाल सॉल्व कर लेते हैं, फिर अपन काड़े करेंगे। हमने इस पॉइंट को माना है 0.1, इस पॉइंट को माना 0.2, या कुछ ABC नाम दे दें। चलो इस पॉइंट को हमने नाम दिया पॉइंट A, इस पॉइंट को नाम दिया पॉइंट B, इस पॉइंट को नाम दिया है बेटा यहाँ पर पॉइंट C, और इस पॉइंट को नाम दिया पॉइंट D। तो पॉइंट C और D सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर है, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर है, तो प्रेशर एट पॉइंट D बराबर होगा प्रेशर एट पॉइंट C, और ये बराबर होगा किसके? PATM के, जिसे हम मान लेते हैं कितना है? P0 है, जिसको हमने मान लिया कितना? P0। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब कितना? PATM है ना। ये वायुमंडल का दाब आपको ये दिया गया है, ये PATM है, हमने इसको चलो P0 मान लिया। सर देखो यहाँ पर एयर ही है ना, एयर है, ठीक है, यहाँ पर क्या है? एयर है। यस सिंसिनाटी। बाद में यहाँ का दाब हम PD बाद में दाब है, ठीक है। चलो PATM नहीं, ये वाला देखो, ये दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर हैं, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर हैं, तो PD और PC हमने बराबर मान लिए, और ये अपन लिखेंगे P फाइनल, फाइनल प्रेशर इधर एयर का फाइनल प्रेशर, ठीक है। अब आप देखो कि जो PC है इसका हम मान निकालना चाहें PC का, तो PC इज इक्वल टू, हम कैसे लिखेंगे? PC इज इक्वल टू हो जाएगा, B से आओ इधर, तो हम इसको लिखेंगे PB प्लस रो GH। PC का मान क्या लिखेंगे? PC का मान, यहां से चल के यहां आओ, यहां से चल के यहां आओ, तो यहां पर यहां का दाब PB और यहां का दाब कितना है? नीचे कितने आए हैं? H हाइट नीचे आए तो प्लस रो GH हो गया। अब हमें PV निकालना है, तो PV के लिए देखो बेटा, एक कैपिलरी ट्यूब है, ये क्या है बेटा? कैपिलरी ट्यूब, ऐसा। तो ये जिस तरफ ये सतह झुकी हुई होती है ना, वैसे तो ये सीधी सतह है, तो यहाँ का दाब बराबर, यहाँ का दाब, अगर सतह ये इस तरफ झुक जाती तो आपको पता है कि इधर का दाब ज्यादा होगा, इधर का दाब ज्यादा होगा, तो दाब ज्यादा का होगा PA का, तो अपन को लिखना पड़ेगा यहाँ PA माइनस PB इज इक्वल टू 2S अपॉन R। 2S अपॉन R, थीटा 0 डिग्री है, कॉन्टैक्ट एंगल कितना लेना है बेटा? 0 ही लेना है, ठीक है। वैसे तो 2S cos थीटा बाय R होता है, लेकिन कॉन्टैक्ट एंगल कितना लेने का है? 0 लेना है, सवाल में बोला है, हम नहीं कह रहे, मैं नहीं कह रहा हूं, सवाल कह रहा है। चलिए अब PA का मान किसके बराबर? PA वायुमंडल के संपर्क में है, तो जो PA होगा बेटा, PA ये वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा, PA बराबर P0, वायुमंडलीय दाब। हमें मान किसका चाहिए? हमें मान अंततः PD लिखना है, ठीक है। देखो इसका अपन को करना क्या, अंततः अपन कहेंगे ये समतापीय प्रक्रम है, आइसोथर्मल प्रक्रम है, आइसोथर्मल प्रक्रम है, तो PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो हम लिखेंगे P इनिशियल V इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल V फाइनल। P इनिशियल कितना? P0 है, V इनिशियल कितना है? V0 है, P फाइनल हमको पता ना है, V फाइनल कितना है? 10 अपॉन 0 10 V0, ठीक है। V0 से V0 बाबा टिल्लू हो जाएगा, तो जो P फाइनल है, P फाइनल कितना हो गया बेटा? 101 अपॉन 100 इंटू P0 ये P फाइनल है, जिसे अपन PD भी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं बेटा? PD, और ये बराबर है किसके? PC के, क्योंकि सेम लेवल पर है, ठीक है। तो अब आप देखिए यहां पर हम PC है, PC को हम P फाइनल कह सकते हैं, PC को, तो P फाइनल इज इक्वल टू PB प्लस रो
जी एच, रो जी एच। अब पी वी की वैल्यू निकालना है यहाँ से, तो पी वी की वैल्यू बेटा यहाँ से कितनी मिलेगी, पी वी इज इक्वल टू, इसको उधर लेके गए तो ये पी ए माइनस 2s/r, 2s/r, ठीक है। और पी ए बेसिकली किसके बराबर है, पी ए बेसिकली पी नॉट के बराबर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 2s/r, ठीक है। तो जो पी एफ है, पी फाइनल, तो पी फाइनल की वैल्यू कितनी आ गई, ये पी बी की वैल्यू कितनी है, पी नॉट माइनस 2s/r प्लस रो जी एच, प्लस रो जी एच, ऐसा, ठीक है मास्टर। ये हमें पी एफ का मान मिल गया। देखो इधर जो पूरी कहानी है इस पेज पर वो कैपिलरी ट्यूब वाली है। कैपिलरी ट्यूब में अपन क्या कहते हैं, सुने ना ध्यान से, कि हमने किया क्या है, एक बार रिपीट करता हूँ। दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर है ना, हाइड्रोस्टैटिक्स है, तो यहाँ का दाब बराबर यहाँ का दाब, यहाँ का दाब बराबर यहाँ का दाब, ठीक है ना। ये फाइनल प्रेशर हो गया इसका। अब यहाँ का दाब कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे, हमें ये चाहिए तो ये निकालना पड़ेगा। इसको कैसे निकालोगे, तो हमने क्या किया, इसको निकालने के काज है इधर लिखा कि पी बी प्लस रो जी एच इज इक्वल टू पी सी, ठीक है। चलो ठीक है, पी सी मिल जाएगा। अब पी बी नहीं पता तो इधर अपन ने प्रेशर डिफरेंस वाली इक्वेशन लिखी, प्रेशर डिफरेंस वाली इक्वेशन यहाँ पर लिखी, तो अपन को वो मिल गया, ठीक है। तो एक इक्वेशन ये बनी, एक इक्वेशन अपन ने ये बनाई है, एक इक्वेशन ये बड़ी कॉमन सी इक्वेशन है, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी है, ठीक है। जो पी सी है वही पी फाइनल है, पीसी को ही हम क्या कह रहे हैं बेटा, पी फाइनल कह रहे हैं। तो पी फाइनल की वैल्यू हमारे पास अभी आ चुकी है, तो पी फाइनल इतना, चलो ये इसको हटा देते हैं अपन। तो पी फाइनल हमारे पास कितना है, पी फाइनल हमारे पास है पी नॉट माइनस 2s/r प्लस रो जी एच इज इक्वल टू 101/100 पी नॉट, 100 पी नॉट। अब हम इसको यहाँ लेके चलते हैं, इसको इधर लेके आओ, तो इधर से बचा है रो जी एच माइनस 2s/r इज इक्वल टू, इसको इधर लेके आए तो ये बचा है पी नॉट अपॉन 100, पी नॉट अपॉन 100, ठीक है। अब सबके मान लिखो, हमें h का मान ज्ञात करना है, तो रो जी एच इज इक्वल टू पी नॉट अपॉन 100, ये सबके मान यही लिख लो ना। रो तोहरा मान कितना है रे, 10⁻3, जी का मान इतना है, प्लस तनाव 0.75, 0.075, तो ये 10⁻3 इंटू 10 इंटू एच माइनस 2 इंटू 0.075 डिवाइडेड बाय 0.1 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू 10⁵ डिवाइड बाय 100, डिवाइड बाय 100, ठीक है। सिंप्लीफाई करोगे तो इससे ये कट गया। सर ये कैसे कट गया, 10⁻3 बचेगा, ये ऊपर जाएगा 10⁻3 हो जाएगा, ये 10⁻3 है ही पहले से, ठीक है। तो ये कट गया भाई, तो ये 10 इंटू एच माइनस ये कितना बचा है, 1 से 1 उड़ेगा, 1 से 1 उड़ेगा भैया, ये कितना हो गया, 2 से गुणा करेंगे तो 0.150 डिवाइडेड बाय 0.1, 0.1 मतलब ऊपर 10 कर दो, इज इक्वल टू यहाँ पर तो 1 ही बचा है, यहाँ पर कितना बचा है बेटा, 1 बचा है, ठीक है, ऐसा। अब 1.5 हैं 1.5, 10 से गुणा करेंगे, 10 से गुणा करेंगे तो ये 1.5 प्लस इतना 15, 10, 25, ठीक है। चलिए हम क्या करें, 10 से भाग दे दें, 10 से भाग दे दें सब जगह, तो h माइनस 10 से भाग दिया तो ये कितना बचा, 0.150 इज इक्वल टू 0.1, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेना बेटा, क्या कर लेना, सिंप्लीफाई कर लेना, आंसर आ जाएगा, आई थिंक 25 आंसर आ जाएगा, है ना। ऐसे इसको
इसको इतना ही लिख लो चाहो तो, और इसको 0.110 कर लो भाई। अब ये कैलकुलेट हम नहीं कर रहे, 25 यहाँ से h की वैल्यू निकाल लेना है, कैलकुलेशन है भाई यार, वो तो कैलकुलेशन है ना। h का मान ज्ञात कर लेना। आई थिंक 25 आ रहा है जैसा मुझे लग रहा है, जैसा मुझे ज्ञात करने पर लग रहा है 25 आ रहा है। 25 ही है क्या, 25 से 35, 25 ही है, 25 है, ठीक है। वो आ जाएगा भैया, ये सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर हो, अभी ये मीटर में चल रहा है ना, 100 से गुणा करो सेंटीमीटर में हो जाएगा, तो ये 15 और ये 10, 15 10 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो समझ गया भाई क्या है, समझे भाई बात को कि सीन क्या है, क्या चल रहा था, क्या चल रहा था। तो यहाँ के दाब बराबर, हमने यहीं से स्टार्ट किया था बेटा कैपिलरी राइज, यहाँ के दाब बेटा बराबर होंगे, ठीक है। फिर इसका दाब लिखना है तो यहाँ से यहाँ, फिर इसका दाब लिखना है तो इन दोनों के बीच में लिखो, बस खत्म। एक इक्वेशन आपको दी गई है कि प्रक्रम कैसा है, समतापी है। अंतिम आयतन प्रारंभिक आयतन आपको दिए गए हैं, प्रारंभिक दाब दिया गया है, गुणी गुणी आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसी सवाल में मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, इसी सवाल में कि अगर ये प्रारंभ में इस सवाल में प्रारंभ में h कितना होगा, प्रारंभ में, है ना, जब इसको दबाया नहीं है ना। सवाल आपका ये है, सवाल इनिशियल स्टेट में, इनिशियल स्टेट में h का मान ज्ञात कीजिए। इनिशियल स्टेट मतलब यहां का दाब कितना है, P0 है ना, यहां का दाब कितना है, P0 है। आयतन यहाँ का कितना था तब, V0 था, V0 था, है ना, तब की बात कर रहा हूं। बाद में हुआ क्या, पहले P0 था, ठीक है। यहाँ पिस्टन रखी, पिस्टन का कोई खुद का द्रव्यमान नहीं है, जितना दाब ऊपर उतना ही नीचे। सर कैसे, हमको ऊपर भी एयर है नीचे भी एयर है, ऊपर एयर नीचे एयर, या हम कहें ऊपर वायुमंडल नीचे वायुमंडल, पिस्टन का खुद का द्रव्यमान है नहीं, ठीक है। तो ऊपर का दाब बराबर नीचे का दाब। अब हमने इसको दबाया, पिस्टन को दबाया तो यहाँ पर दाब बढ़ेगा, आयतन घटा है तो दाब बढ़ेगा, समतापीय प्रक्रम की तरह। तो ये तो फाइनल कंडीशन हो गई। हम अभी की बात कर रहे हैं इनिशियल कंडीशन में। तो इनिशियल कंडीशन में चलो हम एक पॉइंट का नाम दे देते हैं। चलो हमने कहा इसको 0.1, इसको कहा हमने 0.2, इसको कहा 0.3, इसको कहा 0.4, ठीक है। तो देखो बेटा, P1 बराबर हो जाएगा किसके, P2 के। P1 बराबर हो जाएगा P2 के, बराबर होगा P0 के, और जो P4 है, P4 वो भी किसके बराबर हो जाएगा, P0 के। देखो ये वायुमंडल P0, यहाँ का दाब P0, ठीक है, यहाँ का P0 तो यहाँ का भी P0, ठीक है। और यहाँ पर भी एयर है, यहाँ पर भी एयर है, तो यहाँ का दाब भी कितना हो गया, P0 हो गया। अब हमें क्या करना है सर, अब हमें करना है 0.2 का दाब लिखना है। 0.2 का दाब है कितना, P0, तो हम जैसे P2 लिखे, P2, तो P2 की वैल्यू क्या लिखी जाएगी, P2 इज इक्वल टू P3 प्लस रो जी एच, इनिशियल H0 कह दिया है ना, H0 कह दो इसको, रो जी एच। अब P3 कैसे लिखोगे, तो P3 हम लिखेंगे P4 माइनस P3 इज इक्वल टू 2s बाय आर। कॉन्टैक्ट एंगल कितना है, 0, नहीं तो 2s cos थीटा अपॉन r होता। तो P इसका मान कितना है, P0 माइनस P3 इज इक्वल टू 2s बाय आर। तो P3 की वैल्यू कितनी आती P0 माइनस 2s बाय आर। तो P2 तो मेरा मान कितना है रे, तो P2 का मान P1 के बराबर, और वो P0 है। P2 का मान P1 P2 बराबर P0 है, तो इसका मान कितना, P0। P3 का मान कितना आ जाता, P0 माइनस 2s बाय आर प्लस रो जी H0, रो जी H0। P0 से P0 गया तो यहाँ से रो जी H0 इज इक्वल टू कितना आता, 2s बाय आर आता, 2s बाय आर आता, ठीक है। तो H0 की वैल्यू यहाँ से आ जाती, H0 की वैल्यू 2s अपॉन रो जी आर, है ना। ये कैपिलरी राइज का ही फॉर्मूला होता, ठीक है। कैपिलरी राइज का जो बेटा हम फॉर्मूला जानते थे ना, सीधे सीधे क्या कहते थे, कैपिलरी राइज है, कैपिलरी फॉल H इज इक्वल टू 2s cos थीटा, 2s cos ऑफ थीटा अपॉन रो जी आर कहते थे। हाँ सर, रो जी आर कहते थे ना, हाँ सर।
तो बस ये थीटा का वैल्यू कितना है 0, तो ये कितना हो गया 2s अपॉन रो जी आर। सर ये रिजल्ट और है ना, ये रिजल्ट और ये वाला रिजल्ट तो सेम ही है, तो हमने कहा सिचुएशन भी तो सेम ही है, सिचुएशन भी तो सेम है। देखो कैसे, ए वाला रिजल्ट अपन कब लिखते थे कि हमने कहा हमारे पास कंटेनर है, इसमें भरा हुआ है पानी, इसमें भरा हुआ है पानी, ठीक है, ये हमने केस नली इसमें डुबा दी, केस नली इसमें हमने डुबा दी, अब इसमें ऊपर चढ़ गया पानी, नवचंद्रक बन गया, इसमें पानी ऊपर चढ़ गया, ठीक है, इसको हम कहते थे हाइट h, ठीक है। यहाँ का दाब क्या होता था PATM, PATM, ठीक है, यहाँ का भी दाब क्या होता था PATM, PATM। तो अगर यहाँ पर हमने कंप्रेस नहीं किया, इसको दबाया नहीं है, तो यहाँ का दाब कितना PATM है। अब देखो ना, यहाँ पर जो एयर है इसका दाब कितना है PATM, यहाँ का भी दाब कितना, ये भी कितना है PATM है, PATM ही है। ये पिस्टन रखी है तो मासलेस है, हटा दो, ये तो पिस्टन क्यों रखी है, जरूरत क्या थी। हमने कहा बाद में, बाद के सिचुएशन के लिए, बाद का सिचुएशन क्या कि हमें इसको दबाना था एयर को, इस इधर जो एयर है ना, एयर है ना, ये आप ये मान लो हमें लिक्विड को दबाना था, लिक्विड को दबाना था, तो यहाँ पर एयर रहेगी, एयर रहेगी, यहाँ पर एयर है तो हमने पिस्टन से एयर को दबाया। अभी इनिशियल सिचुएशन के लिए हम इसको हटा के फेंक दें, इसको उठा के फेंक दें, इसका मास तो है नहीं, हटा दिया, तो वायुमंडल, वायुमंडल बिल्कुल वही कैपिलरी राइज वाली सिचुएशन है। हाँ सर, कैपिलरी राइज वाली तो सिचुएशन है, नॉर्मल केस है ये तो। अब जेई वालों ने क्या चेंज किया था, ये तो अपन पढ़ते ही है, नॉर्मल सा केस है, 11वीं क्लास में पढ़ते हैं इसको, नॉर्मल सा केस है। इन्होंने रख दिया यहाँ पर पिस्टन रख दी, पिस्टन, ठीक, सीधे पानी पे नहीं लिखी, यहाँ पर कुछ एयर बचा हुआ था, यहाँ पर एयर बचा हुआ था। अब ये पिस्टन को दबा रहे हैं, पिस्टन को दबाएंगे तो यहाँ पर बेटा प्रेशर बढ़ेगा, यहाँ पर प्रेशर बढ़ा, जिसके कारण क्या हुआ बेटा, इसमें कैपिलरी राइज और ज़्यादा हो गया, और ज़्यादा हो गया। अच्छा, इस केस में वैल्यू कितनी आती, अगर यहाँ पर हम वैल्यू निकालें इसकी, तो वैल्यू कितनी आती, 2 × 0.075 डिवाइड बाय 10⁻³ इंटू 10 इंटू 0.1 इंटू 10⁻³ यो गया, यो गया, है ना। अब निकाल लेना भैया, 15 सेंटीमीटर आते, कितनी आती है 15 सेंटीमीटर, देख लेना कैलकुलेट करके, 15 सेंटीमीटर आती, बाद में कितनी हो गई 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, क्यों, वो अतिरिक्त दाब के कारण, अतिरिक्त दाब के कारण। ऐसा था भाई साहब। अगला सवाल, अगला सवाल, आओ मिलजुल के करेंगे, क्या करके करेंगे बेटा, मिलजुल के करेंगे। एक परमाणविक गैस के 2 मोल हैं, पीटी आरेख दिया है बेटा, ध्यान देना, जब पीवी आरेख होता है ना तो सवाल आसान होता है, क्यों, क्योंकि पीवी आरेख के हम यूज्ड टू होते हैं, पीवी आरेख में सवाल हल करने की हमें आदत सी होती है, क्या होती है बेटा, आदत सी होती है। प्रक्रम AB के दौरान गैस का दाब और ताप इस प्रकार परिवर्तित होते हैं, क्या, प्रक्रम AB के दौरान, AB के बारे में बताने की जरूरत क्यों पड़ गई इनको, तो हमने कहा देखो BC समदाबीय है, दाबनीयत, ठीक है मास्टर, C से A तापनीयत है, समतापीय है, ये कौन सा प्रक्रम है, ये कौन सा प्रक्रम है, तो हम कहेंगे ये प्रक्रम हमें पता नहीं है, ये कोई स्टैंडर्ड प्रक्रम नहीं है, न तो ये समदाबीय, समतापीय। अब बचे कौन कौन से, सम आयतनिक, तो सम आयतनिक P और T के बीच में कैसा बनेगा ग्राफ, सरल रेखा बनना चाहिए, कैसा बनना चाहिए, P और T के बीच में ग्राफ कैसा बनना चाहिए, सम आयतनिक का सरल रेखा, तो वो भी नहीं है, और रुद्धोष्म में अगर होता तो उसके बारे में बताते कि रुद्धोष्म प्रक्रम है, ठीक है, तो ये रुद्धोष्म प्रक्रम है नहीं, तो ये कोई अज्ञात प्रक्रम है,
स्टैंडर्ड प्रक्रम नहीं है, पता नहीं कौन सा प्रक्रम है, पागला परेशान करने आ गया अपन को। परेशान होते हो क्या? बोलो बोलो, परेशान होते हो? सर नहीं होते। कोई अज्ञात प्रक्रम है, उसका समीकरण बताओ, हम सब कुछ कर लेगा। हमका समीकरण जे लिखा है, पी टी बराबर कांस्टेंट। आपने कहा ओ हमने पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस पढ़ा था। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस हमने क्या पढ़ा था? पी वी की पावर बीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट। लेकिन ये तो पी टी बराबर कांस्टेंट, हमने कहा टी को बदल लो भी में, टी को बदल लो भी में, पॉलीट्रॉपिक बहुदैशिक प्रक्रम, तो पी टी इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो पी टी की जगह अपन क्या लिखेगा है भैया? टी की जगह, टी की जगह लिखना है तो पी वी अपॉन अनार, अनार नहीं एन आर, इज इक्वल टू कांस्टेंट हो गया भाई साहब। ठीक है, तो बेसिकली ये हो गया पी स्क्वायर इंटू वी इज इक्वल टू कांस्टेंट। हमने कहा अच्छी बात है, लेकिन हम पी स्क्वायर के पदों में नहीं पढ़ते हैं, तो हमने कहा इसका रूट ले लो, तो ये पी और वी की पावर 1/2 इज इक्वल टू समथिंग न्यू कांस्टेंट, कुछ नया कांस्टेंट। तो पी वी की पावर 1/2 बराबर कांस्टेंट आ गया। सर मजा आ गया, मजा आ गया। चीमा बाई मिलदा और टुकड़ा दिलदा, यार आए रहंदे कट्टे जाके बहन दे, मजा आ गया। इसमें बीटा का मान कहते हैं क्या सर? बीटा का मान है 1/2। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस हो गया विद बीटा इज इक्वल टू 1/2। अब जो चाहो सो पूछ लो हमसे। क्या पूछा है? प्रक्रम में भी में किया गया कार्य, हमने कहा आओ कार्य। तो वर्क डन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में, वर्क डन इन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस अपन क्या लिखते हैं? इसको लिखते थे पी फाइनल वी फाइनल माइनस पी इनिशियल वी इनिशियल डिवाइडेड बाय 1 माइनस बीटा। 1 माइनस गामा होता था या 1 माइनस बीटा हो गया। अब पी इनिशियल फाइनल हमें दी गई ना, तापमान दिया गया है, तापमान दिए गए, तो हम इसको तापमान के पदों में भी लिख लेते हैं एन आर टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। ये सब अपन ने पढ़ा हुआ है, टी इनिशियल डिवाइडेड बाय 1 माइनस बीटा, 1 माइनस बीटा। एन का मान 2 मूल दिया है, सबके मान दिए हैं। टी इनिशियल टी फाइनल की बात तो करते हैं। अब प्रक्रम ए बी में ए से बी जा रहे हैं, ठीक है, तो ए से बी इसका इक्वेशन हमें दी है पी टी बराबर कांस्टेंट, कि पी इक्वेशन क्या है? पी टी इज इक्वल टू कांस्टेंट है ना, हाँ, तो हम कहेंगे पी ए टी ए बराबर पी वी टी बी, पी वी टी बी है ना। तो पी ए कितना है? सॉरी यस, पी ए कितना है? ये है P1, P1। टी ए कितना है? 2T1, 2T1। पी बी कितना है? पी बी है 2P1, 2P1। अरे यार 2B। और टी बी की वैल्यू हमें पता ना है, टी बी की वैल्यू हमें पता, टी बी दिया तो है T1, कुछ करना ही नहीं है। वैसे अगर नहीं देते तो अपन निकाल लेते ऑल दो, है ना, जैसे इससे ये गया P1 से P1 गया, तो टीबी की वैल्यू अगर ये नहीं भी देते तो हम निकाल लेते T1। लेकिन तो कितने अच्छे हैं, इन्होंने दे रखी है, कितने अच्छे हैं, अच्छे अच्छे हैं बेटा ये। चलिए, तो T1 का मान 300 है, और अगर हम ए से बी जा रहे हैं, ए से बी जा रहे हैं, ए से बी, तो ये फाइनल पॉइंट है, ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, ये इनिशियल पॉइंट है। तो इसको अपन क्या लिखेंगे? एन की जगह 2 इंटू आर इंटू T1 माइनस 2T1, 2T1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/2। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई बेटा? ये माइनस का 2RT1 डिवाइडेड बाय 1/2, तो वैल्यू कितनी आ गई? माइनस 4RT1। T1 की वैल्यू है 300, 4 × 12 माइनस 1200R, 1200R। आर की वैल्यू आप जानते हैं 8.31। ऑप्शन देख लेना किसके पता में, इसी दिया है। सर ये माइनस आ रहा है, तो माइनस का मतलब गैस पर किया गया कार्य। अगर गैस कार्य करती है तो धन का, गैस कार्य करती है तो वर्क डन बाय गैस कैसा लेते हैं? पॉजिटिव, ठीक है, और गैस पर किया गया कार्य हम कैसा लेते हैं? नेगेटिव, है ना। सर यहाँ पर गैस पर कार्य हो रहा होगा, हमने कहा अपन ने कैलकुलेट किया है, देखा है,
कि गैस पर कार्य हो रहा है, इसलिए नेगेटिव है। चलिए एक पार्ट हो गया भाग ए, ये तो इन जनरल था कैलकुलेशन, ये भाग पहला वाला। अब हम चलते हैं बेटा दूसरे वाले सवाल पर, दूसरे वाले भाग पर। दूसरा वाला भाग क्या, प्रत्येक प्रक्रम में गैस द्वारा अवशोषित या उत्सर्जित ऊष्मा आर के पदों में। तो देखो अगर हम C निकालना है मोलर ऊष्मा धारता, तो C बराबर अपन क्या लिख लेते हैं, dq अपॉन n dt, dq अपॉन n dt, या C इज इक्वल टू अपन ऐसे लिखते हैं डेल्टा Q अपॉन n डेल्टा T। तो किसी भी प्रक्रम में जो ऊष्मा का आदान प्रदान है वो NC डेल्टा T हो गया, NC डेल्टा T हो गया। ठीक है, अब देखो अलग अलग प्रक्रम की, अब सबके लिए आप C जानते हो कि नहीं जानते हो? सर जानते हैं, सबके लिए C जानते हैं, सारे स्टैंडर्ड प्रक्रम के लिए। और पॉलीट्रॉपिक प्रक्रम के लिए भी बेटा हम C जानते हैं कि C की वैल्यू किसके लिए, पॉलीट्रॉपिक के लिए होती है CV प्लस R अपॉन 1 माइनस बीटा, एम राइट, 1 माइनस बीटा पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए। ठीक है, तो अब आ जाओ, पहले हम AB की ही बात कर लेते हैं। AB कैसा है, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है, पॉलीट्रॉपिक। तो डेल्टा Q AB प्रोसेस में कितना आ गया, ये आ गया N CV, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी इसके लिए, CV पॉलीट्रॉपिक के लिए इस पर्टिकुलर, ये FR/2, F का मान 3, R डिवाइडेड बाय 2। सर F का मान 3 कैसे, CV क्या होता है FR/2, एक परमाणविक गैस है, सवाल में बोलिए एक परमाणविक गैस है, हाँ मास्टर, ठीक है, FR/2 और प्लस R अपॉन 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/2 कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, 2 चला गया ऊपर, 2 चला गया ऊपर, तो ये अंततः कितना आ जाएगा, 2R 3R 3.5R, ये 7R/2, 7R/2 आ गया। तो NC का मान कितना, 7R/2, NC डेल्टा T का मान कितने, कौन से वाले प्रक्रम, प्रत्येक प्रक्रम में। तो A से B जा रहे हैं तो T फाइनल T1 माइनस 2T1, ये T1 माइनस 2T1 है बेटा। तो डेल्टा Q A से B में ये कितना आ गया भाई साहब, N का मान 2 है तो 2 से 2 कट जाएगा, 2 इंटू 7R डिवाइडेड बाय 2, ये माइनस का T1, तो इससे तो ये कट गया, 3 7 2100 माइनस, ये आएगा माइनस 2100R, माइनस 2100R। ठीक है, आप दूसरे तरीके से भी कर सकते थे कि आपने इस प्रक्रम में किया गया कार्य निकाल लिया, हाँ सर निकाल लिया, दिस इज वर्क डन, वर्क डन आ गया इस प्रोसेस में। आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन निकाल लो, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन NCV डेल्टा T कर सकते थे, क्या कर सकते थे बेटा, NCV डेल्टा T। लेकिन देखो NCV डेल्टा T करोगे तो भी डेल्टा T चाहिए, और जब हमें हीट ही निकालना है तो सीधे सीधे हम हीट क्यों नहीं निकालें, सीधे सीधे Q इक्वल टू NCV डेल्टा T काहे ना लिखें, तो सीधे सीधे NCV डेल्टा T लिख लिया करो, खत्म बात, कैसी बात, खत्म बात है ना। वैसे हमें अगर निकालना हो कि डेल्टा U का मान कितना आ जाएगा, 900 माइनस का 900, देखो टोटल हीट एक्सचेंज इतना है, वर्क डन इतना है। अगर पूछा जाता तो यदि हमसे डेल्टा U AB निकाल दिया जाता, तो वैसे तो आप डेल्टा U AB का सूत्र जानते हैं, लेकिन आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि ए वाला डेल्टा U AB, ये पूछा नहीं गया, प्लस वर्क डन इन AB प्रक्रम, तो इसका मान कितना है, माइनस का 2100R इज इक्वल टू डेल्टा U AB प्लस ए है माइनस का 1200, माइनस का 1200R यहाँ से मिल जाता, तो कैसे भी निकाल सकते, NCV डेल्टा T से भी निकाल सकते थे। NCV डेल्टा T से कितना आ जाता, 3, 2 से 2 गया, 3 3 त्रिकोण उतना ही आता, बिल्कुल सही बात है, कैलकुलेट करके आप देख सकते हैं। तो चलो ये तो बात हुई किस प्रक्रम की, प्रत्येक प्रक्रम में निकलना है। अब ये हीट कैसी आई, नेगेटिव आई, इसका मतलब ये उत्सर्जित ऊष्मा है, क्योंकि
निकाय को दी गई ऊष्मा हम कैसा लेते हैं? पॉजिटिव। निकाय से ली गई ऊष्मा कैसा लेते हैं? नेगेटिव। निकाय से ली गई ऊष्मा कैसा लेते हैं बेटा? नेगेटिव लेते हैं। ये पहले बेटा ये पेपर आता था, सब्जेक्टिव पेपर हुआ करता, ऑप्शन नहीं होते थे। ऐसे ही कि पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट है, लिख के आंसर देना होता था, लिख के। मजेदार होते थे, क्वेश्चन भी अच्छे, लेकिन ठीक है अभी भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी मैंने बोला ना कि कुछ बच्चे बोलते कि सर नए क्वेश्चन पुराने क्वेश्चन है ना, या ऐसे क्वेश्चन। देखो नए क्वेश्चन तो बेटा मैंने क्लास में भी करवाए आपको ना, क्लास में प्रयास बैच में करवाए हैं सभी, ठीक है। उसके बाद मंजिल सीरीज में भी अपन ने, मंजिल की सीरीज में आपने बोला सर मेंस वाले करवाए, वरुण सीरीज में करवाए, वरुण बैच में करवाए, एयर बैच में करवाए, प्रयास एयर में करवाए हैं सारे क्वेश्चंस, है ना, PYQs वगैरह, ठीक है। नए वाले तो वो तो हो ही चुके हैं कई बार, ठीक है। अब हम कुछ ऐसे क्वेश्चन ढूंढते हैं कि जो आपने नहीं किए हो, नहीं देखे हो, है ना। जैसे अभी 2000 का सवाल है, नहीं देखा होगा, ठीक है। सवाल अच्छे हम बताएंगे अभी। अब कहो कि सर पुराने सवाल अच्छे होते हैं, नए सवाल अच्छे नहीं होते। हमने कहा ऐसा नहीं है। या कोई कहेगा कि सर पुराने सवाल अच्छे नहीं होते, नए सवाल अच्छे होते हैं। हमने कहा ऐसा भी नहीं होता है। चाहे पेपर 2000 का लो, चाहे पेपर 2025 का लो, पैटर्न में आपको वही देखने को मिलेगा। एडवांस की बात करेंगे तो 25%, 20 से 25% क्वेश्चंस आपको इजी मिलेंगे, 50% क्वेश्चन आपको मीडियम मिलेंगे, और 25-30% क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट मिलेंगे। कभी कभी उठा के देखो। अच्छा हम अभी ऐसे ना PPT देख रहा था, हमको एक क्वेश्चन दिखा ऐसे कि लास्ट में होता ना कि अच्छा कि कितने वो है स्लाइड, तो हमको ये दिख गया क्योंकि ये आखिरी क्वेश्चन था इस PPT का। तो हमने PPT पूरी लगी तो हमें एक क्वेश्चन पर नजर चली गई। हम इसको पढ़ने लगा कि दो अनामक क्रियाशील, मतलब ऐसी दो गैसें जो आपस में क्रियाशील नहीं होती हैं, अक्रियाशील है। दो अक्रियाशील गैसें हैं, है ना। आदर्श गैस का परमाणु का द्रव्यमान इतना है ना। दो आदर्श एक परमाणविक गैसों के परमाणु द्रव्यमान का अनुपात ये दिया है। परमाणु द्रव्यमान का अनुपात ये दिया है। स्थिर तापमान वाले बर्तन में रखे जाने पर इनके आंशिक दाबों का अनुपात इतना है। आंशिक दाब मतलब अलग अलग गैस का दाब, ठीक है। अगर एक गैस 1 है, दूसरा गैस 2 है, तो एक गैस 1 का दाब बटे गैस 2 का दाब, है ना, ये दिया है, ठीक है। टोटल दाब आप ऐसे ज्ञात कर सकते हैं, गैस 1 का दाब प्लस गैस 2 का दाब, बरोबर। अब हमको ये समझना कि ये तो बोर्ड का सवाल है, बोर्ड का, ये तो हमको कराना ही नहीं चाहिए। बोर्ड का सवाल है भाई साहब। देखो परमाणु द्रव्यमान की बात की है तो PM इज इक्वल टू रो RT, PM इज इक्वल टू रो RT होता है। हमें घनत्व के अनुपात निकालना, कुछ चेंज ही नहीं करना भाई साहब। टेम्परेचर आपको कांस्टेंट दिया है, R कांस्टेंट सदियों से है, R कांस्टेंट सदियों से है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं PM समानुपाती रो, आप लिख सकते हैं P1 अपॉन P2, P1 अपॉन P2 इंटू M1 अपॉन M2 इज इक्वल टू रो 1 अपॉन रो 2। कुछ करना ही नहीं था, तो काहे बोर्ड का सवाल है बेटा ये। P1 अपॉन P2 4/3, M1 अपॉन M2 2/3। हमें करवा रहे, पता नहीं क्या करवा रहे। ऐसा सवाल। अब इसका मतलब है सर 2013 का पेपर तो आसान था, 2013 का पेपर आसान है। पेपर आसान नहीं होता, उस पेपर में ये सवाल आसान कैटेगरी में होगा। पेपर ढंग के भी होंगे, पेपर नहीं मतलब क्वेश्चंस ढंग के भी होंगे। तो आप इस मैं ये कहना चाहता हूँ, आप इस पर फोकस ना करें कि सर कौन से साल का क्वेश्चन कैसा वैसा। जैसे आप कहते सर PYQ करना है, कौन साल कर लो, उनका किसी भी साल के कर लो, 2006, 7, 8, 9, 10 के कर लो। लेकिन रिसेंट करते हैं तो बढ़िया रहता है जब आप खुद की प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं। लेकिन करने का तरीका आपको आपका यही होना चाहिए कि आपके सामने जो पेपर है उसमें से आपको ढूंढना है कि कौन से 25% सवाल आसान हैं, उनको पहले ढूंढो,
और फिर कौन से 50% क्वेश्चंस मीडियम है, मॉडरेट है, उनको ढूंढो। और मीडियम क्वेश्चन ढूंढने से ज्यादा जरूरी है कि कौन से 20-25% सवाल डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट, उनसे बच के निकल जाओ, बच के निकल जाओ। और ऐसा होता है बेटा कि कई बार मतलब आपको एग्जाम में ना ऐसा सवाल मिलेगा कि अब इसकी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, आपको समझ ही नहीं आ रही है। हो सकता है सवाल आसान हो, लेकिन कई बार ना भाषा इतनी गड़बड़ कर देते हैं कि नहीं समझ में आती कि हम क्या करें क्या नहीं करें, सवाल क्या कहना चाहते हैं। तो बेटा छोड़ दो उसको, बढ़ जाओ। जैसे ये सवाल मैंने आपको बोला चिमनी वाला सवाल, चिमनी वाला सवाल ऐसा सवाल था, बाद में बोनस ही करना पड़ा, उसको ड्रॉप ही करना पड़ा, हटाना पड़ा सवाल। अब जिन बच्चों ने वो चिमनी वाले सवाल में समय बिताया होगा एग्जामिनेशन हॉल में कि नहीं हम इसको करते हैं, हम करेंगे, आसान लग रहा है, तो बेटा उनका समय चला गया, उनका समय चला गया इन द सेंस उनका समय बेटा बर्बाद हो गया, लुट गए बेटा वो, है ना, ऐसा। ओढ़ के नाचूं, ये सवाल है। एक आदर्श एक परमाणुविक गैस 1 मोल चित्र में दर्शाए गए चक्रीय प्रक्रम ABCA से गुजारा जाता है, गणना कीजिए। अब देखो कभी भी आप देखो एक ग्राफ वाले सवाल हो तो आपके दिमाग में क्या चीज आनी चाहिए कि जो स्टैंडर्ड प्रक्रम है, स्टैंडर्ड प्रक्रम कौन से, समदाबीय, समतापीय, समायतनिक, रुद्धोष्म, इनके बारे में हमें सब कुछ पता होता है ना। सवाल इन प्रक्रम में हमारा क्वेश्चन उखाड़ सकते हैं, ठीक है। अब आपको देखना है कि एक आध प्रक्रम ऐसा घुसा देंगे जो स्टैंडर्ड नहीं होगा, जो स्टैंडर्ड नहीं होगा, तो उसके बारे में कुछ ना कुछ वो जानकारी देंगे, ठीक है, जिससे हमें उस एक प्रक्रम का पोस्टमार्टम करना पड़ेगा, उस एक प्रक्रम के बारे में ही हमें सोचना पड़ेगा। जैसे हमने कहा ए से बी समदाबीय प्रक्रम, समायतनिक प्रक्रम है, का उखाड़ लेगा हमारा। ए से सी, सी से ए समदाबीय प्रक्रम है, संपीड़न है, यहां से यहां जा रहे हैं, वॉल्यूम कम हो रहा है, संपीड़न हो रहा है, समदाबीय प्रक्रम है, का उखाड़ लेगा हमारा। कुछ भी पूछ लें, वर्क डन पूछ लें, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन पूछ लें, ऊष्मा, मोलर ऊष्मा, जो पूछना चाहे सो पूछ लें, मोलर ऊष्मा धारता, है ना, है ही क्या, और ग्राफ कुछ ही पूछ लें। लेकिन ये बी से सी ये कौन सा है, तो सर बी से सी कौन सा प्रक्रम है, इसके बारे में जानकारी नहीं है। अब इससे जो पहला सवाल था उसमें जो प्रक्रम ऐसा था जिसके बारे में जानकारी नहीं थी, उसके बारे में जानकारी लिख के दे दी थी कि PT बराबर नियतांक है, ऐसा जानकारी इन्होंने लिख के दे दी थी। तो उनका ठीक है, जानकारी लिख के दे दी थी, हमने थोड़ा सा दिमाग लगाया, उसको बदल लिया, तो अंततः एक पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस निकला। ये वाला एक कौन सा प्रोसेस था, AB, एक पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस निकला। अब इसमें इन्होंने कच्छू नहीं बोला है BC के बारे में, BC को बिल्कुल भाव नहीं दिया, पूछ रहे हैं पथ BC में अब शोषित कुल ऊष्मा कितनी होगी, पूछ रहे हैं, ठीक है। तो देखो ऊष्मा हमको कभी परेशान नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि जैसे डेल्टा Q है ना, अगर हमें C मिल गया तब तो अच्छी बात है, NC डेल्टा T, प्रक्रम पता है, C पता है तो अच्छी बात है, ठीक है। नहीं भी पता है तो हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती, हम इसको लिख लेते हैं डेल्टा U प्लस वर्क डन। अब ये PV ग्राफ है तो इसको देख के हम थोड़ा सा खुश हो जाते हैं, PV ग्राफ को देखकर हम पर्सनली आलिया को देख के इतना खुश नहीं होते जितना हम PV ग्राफ को देख के खुश हो जाते हैं। काहे, क्योंकि PV ग्राफ से वर्क वाली चीज ना ऐसे ही सलट जाते। PV ग्राफ दिया है, एरिया निकाल लो, वर्क होगा, ये वाला एरिया BC में वर्क है ये वाला एरिया BC में किया गया कार्य है, बरोबर। तो वो तो परेशान करेगी नहीं। सर आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, हमने कहा आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन भी परेशान नहीं करेगी, क्योंकि वो तो अवस्था फलन है। आप प्रारंभिक पॉइंट देखिए, दिस इज इनिशियल पॉइंट, दिस इज फाइनल पॉइंट। डेल्टा U सीधे सीधे आप क्या लिख दोगे, NCV, डेल्टा T डेल्टा बोले तो TC माइनस TV, है ना। आपको इनकी सबकी जानकारी, कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, है ना, दाब दिया है, आयतन दिया है, और अगर हमें किसी गैस की थर्मोडायनेमिक अवस्था की 2 राशियां पता है तो हम सब निकाल सकते हैं। दाब दिया, आयतन दिया है, ताप नहीं निकाल पाओगे क्या ताप नहीं निकाल पा, सर निकाल लेंगे, कौन सी बड़ी बात है। जैसे हम TC लिखें तो TC का मान कितना हो जाएगा, PC
BC अपॉन NR। T कितना हो जाएगा, PV अपॉन NR, PV अपॉन NR। बेसिकली कितना आ गया, 2P0 V0 अपॉन NR। ठीक है, यहां पर देखें तो दाब कितना है 3P0, आयतन कितना है V0, तो ये आ जाएगा 3P0 V0 अपॉन NR। टेम्परेचर एट पॉइंट बी, टेम्परेचर एट पॉइंट बी, ऐसे। चलो ये हो जाएगा। तो हमें बी का, सी का ताप पता है, बी का ताप पता है, सब कुछ पता है, कोनो लोड वाली बात नहीं। वर्क निकालने के लिए इसके अंदर का एरिया निकाल लो, एरिया निकाल लो। सर इसमें हमने कहा ये समआयतनिक प्रक्रम है, वर्क होगा नहीं, वर्क होगा नहीं, है ना। आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन NCV डेल्टा टी। इसमें हम सब जानते हैं समदाबीय प्रक्रम है, समदाबीय प्रक्रम है, ठीक है, सब कुछ जानते हैं। तो ये कहा जाता है कि पहले तो हमें गैस द्वारा किया गया कार्य निकालना है, तो ये चक्रीय प्रक्रम है, एक, ठीक है। इन्होंने कहा कि सवाल में गैस द्वारा किया गया कार्य, हमने इनसे पूछा किस प्रक्रम में, तो इन्होंने नहीं बताया कि किस प्रक्रम में। इसका मतलब पूरे चक्र में पूछा गया है, पूरे चक्र में पूछा गया। तो पूरे चक्र में गैस द्वारा किया गया कार्य इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया ऑफ चक्र, एरिया ऑफ साइकिल। अगर एरिया, ये साइकिल कैसी होती है, क्लॉकवाइज होती है, तो वर्क डन पॉजिटिव लेते हैं। साइकिल कैसी होती है, क्लॉकवाइज, तो वर्क डन पॉजिटिव। और साइकिल अगर एंटी क्लॉकवाइज होती तो वर्क डन नेगेटिव। मैंने आपको बताया था, है ना। कभी भूल जाओ तो कैसे याद रखोगे सर, ये कैसे याद रखेंगे वो, हमने कहा कैसे याद रखो, जैसे हम यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, कैसे याद रखोगे। तो ये साइकिल क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है ना। अब देखो कि जब हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, सुनना, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो वर्क डन कितना, इतना, वर्क डन कितना, इतना, ठीक है। और ये वर्क डन कैसा लेके चलेंगे, पॉजिटिव। सर क्यों पॉजिटिव, हमने कहा क्योंकि यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, आयतन बढ़ रहा है, आयतन बढ़ रहा है, वर्क डन विल बी पॉजिटिव। और फिर जब हम यहाँ से यहाँ आ रहे हैं, यहाँ से यहाँ आ रहे हैं, तो आयतन घट रहा है, वर्क डन विल बी नेगेटिव, ये नेगेटिव वर्क हुआ। तो नेट वर्क कितना हुआ, तो हम कहेंगे नेट वर्क हुआ है साइकिल के अंदर का एरिया। और बताओ जो नेट वर्क है, इधर वाला तो वर्क नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, कौन सा वर्क ज्यादा है, तो सर ये व्हाइट वाला ज्यादा था, पॉजिटिव वाला वर्क ज्यादा था, क्योंकि यहां से यहां गया ये पूरा व्हाइट वाला एरिया, पॉजिटिव वाला वर्क ज्यादा था, नेगेटिव वाला कम। तो नेटवर्क कैसा आएगा, सो नेटवर्क आएगा पॉजिटिव। तो साइकिल के अंदर का एरिया तो है ही नेटवर्क, और वो वर्क कैसा है, पॉजिटिव है, मतलब वर्क डन बाय गैस है, गैस द्वारा किया गया कार्य है, ठीक है। अब हमें पता चल गया कि अच्छा साइकिल क्लॉकवाइज है, साइकिल क्लॉकवाइज है तो वर्क डन कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो जब एंटी क्लॉकवाइज होगी तो नेगेटिव हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज होगी तो वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा। अगर मेरी बात का भरोसा नहीं है तो यहाँ बना के देख देता हूँ, दिखा देता हूँ। देखो हमने कहा यहाँ से यहाँ है एंटी क्लॉकवाइज साइकिल, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, तो यहाँ से यहाँ गए, वर्क कितना, इतना, वर्क कितना, इतना। बताओ ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, हमने कहा देखो यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, आयतन घट रहा है, यहाँ से यहाँ गए, पीवी ग्राफ है, आयतन घट रहा है, आयतन अगर घटेगा, आयतन घटेगा तो ये वर्क नेगेटिव होगा, वर्क कैसा होगा, नेगेटिव। फिर साइकिल कंप्लीट करनी है, यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो आयतन बढ़ रहा है, आयतन बढ़ रहा है, वर्क डन इतना होगा। वर्क डन का, वर्क डन क्या होता है, एरिया, वर्क डन क्या होगा, एरिया। तो यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो आयतन बढ़ रहा है, आयतन बढ़ रहा है, मतलब जो भी वर्क है पॉजिटिव होना है, वर्क डन इस एरिया के बराबर होगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव, ठीक है। तो इस केस में देखो नेट वर्क डन कितना है, साइकिल के अंदर का एरिया ही है, साइकिल के अंदर का एरिया, लेकिन एरिया नेगेटिव वाला ज्यादा था, पॉजिटिव वाला कम था, पॉजिटिव वाला एरिया कम है। तो नेट वर्क कैसा आएगा, नेट एरिया कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। तो नेट वर्क डन कैसा होगा, नेगेटिव, साइकिल जब एंटी क्लॉकवाइज होती तब। ऑल्दो मैंने क्लास में समझा के लिखवाया भी था कि नोट कर लो बेटा, क्या कर लो, नोट, कि कब वर्क डन पॉजिटिव होता है, कब वर्क डन नेगेटिव होता है। आओ अब एक आप पूछ रहे हैं गैस द्वारा किया गया कार्य एरिया नहीं निकाल पाए हो अब तक, अरे गधे,
1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ऊंचाई 2p v0 v0 p0 v0 p0 v0, एरिया इतना आ गया है ना, लिखा p0 v0 आ गया इसका एरिया। पथ AC में निष्कासित ऊष्मा और पथ AB में अवशोषित ऊष्मा, अवशोषित ऊष्मा, तो कोई दिक्कत नहीं है। पथ A से C से, A से C में, A से C में, ठीक है। तो डेल्टा Q है ना, अपन पार्ट B सॉल्व कर रहे हैं। डेल्टा A से C, पथ C से A इज इक्वल टू N CP डेल्टा T, डेल्टा T फाइनल पॉइंट कौन सा है, A, इनिशियल कौन सा है, C है, इनिशियल कौन सा है, C है। N का मान कितना है, 1 मोल ही है, कितना है, 1 मोल। तो चलो N एक परमाणविक गैस है तो FR 5R/2, CP की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 5R/2, अरे 5R/2। TA कितना आएगा, TA P0 V0 अपॉन NR है ना, ये PV P0 V0 अपॉन NR, तो ये आ गया P0 V0 अपॉन NR माइनस 2 P0 V0 अपॉन NR। तो NR कॉमन आके कट गया, माइनस का P0 V0 5/2, तो ये कितना, माइनस का 5/2 P0 V0। नेगेटिव ये बता रहा है कि ऊष्मा निकलेगी, ऊष्मा निकलेगी, परिमाण उतना ही। माइनस साइन ये बता रहा है कि ऊष्मा निष्कासित होगी, तो ये लिखा भी है CA में निष्कासित ऊष्मा, माइनस यही बता रहा है कि ये ऊष्मा निष्कासित होगी, ठीक है। अब ऐसे ही बेटा आप इसको कर लोगे है ना, अब शोषित ऊष्मा यहाँ से आ जाओगे, निकाल लोगे। हमने ये सवाल लेके आया है किसके लिए, BC में अवशोषित कुल ऊष्मा, मैंने आपको बता ही दिया कि एरिया निकाल लो, और आप इसके बारे में कैसे लिखेंगे, डेल्टा Q B से C, तो आप लिखेंगे डेल्टा U B से C प्लस वर्क डन B से C में, ठीक है। अब इसको क्या लिख लोगे, N CV TC माइनस TB, और वर्क डन किसके बराबर हो गया, एरिया अंडर BC, ठीक है। यहां से यहां जा रहे हैं, अंतिम पॉइंट C, प्रारंभिक पॉइंट B, तो आपको चेंज इन इंटरनल एनर्जी मिल जाएगी। सर वर्क तो हम पहले निकाल चुके हैं, हमने कहा वो वर्क आपने पूरा चक्रीय प्रक्रम का निकाला था, अभी हम सिर्फ B से C का वर्क की बात कर रहे हैं, तो ये वाला एरिया निकाल लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। निकाल क्या लोगे, वो कितना क्या P0 V0, ये कितना P0 3 AB P0 V0 2 P0 V0 आ जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा, ये 2 P0 V0 है ना, ये सब मिल जाएगा। हम इस सवाल की चर्चा कर रहे थे इसके कारण कि चक्र के दौरान अधिकतम तापमान, चक्र के दौरान गैस द्वारा प्राप्त अधिकतम तापमान, तो देखो बेटा अधिकतम तापमान कहां होगा, यहां पर कहीं होगा। सर कैसे, तो हमने कहा इसी के लिए तो मैं सवाल लेके आया हूं, मैं समझाने की कोशिश करूंगा आपको, मैंने कॉपी कर लिया बेटा स्लाइड है ना, ये 4 ऑप्शन नहीं है बेटा, ये 4 सवाल थे है ना, पहले ऐसे ही आते थे, सब्जेक्टिव पेपर होता था है ना, D सवाल। अब देखो PV ग्राफ होता है तो हम बनाते हैं बेटा आइसोथर्म, समतापीय वक्र का ग्राफ कैसा बनता है, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट है ना, बोले तो समकोणीय अतिपरवलय है, समकोणीय अतिपरवलय, समकोणीय अतिपरवलय हो वैसा बेटा यो, तो समकोणीय अतिपरवलय ऐसे बनते जाते हैं, जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं बेटा, तो
ताप बढ़ता जाता है। इसका ताप T1, इसका हम कहें T2, इसका कहें T3, तो सबसे ज़्यादा बेटा इसका ताप होता है T3 का, तो T3। तो अब देखो T3 यहाँ टच कर रहा है, तो यहाँ पर कहीं पॉइंट होगा, यहाँ पर ताप सबसे ज़्यादा होगा। कुछ लोगों को लगता है सर यहाँ पर ताप सबसे ज़्यादा नहीं होगा, यहाँ पर नहीं होगा। हमने कहा नहीं, यहाँ पर अगर मैं इन दो बिंदुओं से गुजरने वाला समतापीय वक्र, पहले तो इनके ताप बराबर नहीं है, एक से ऐसे गुजरेगा, एक का ऐसे गुजरेगा। ये बिंदु सी से गुजरने वाला समतापीय वक्र है, ये बिंदु ये काटते नहीं है बेटा, है ना, ध्यान देना कि सर आपने काट दिया, कटते नहीं है, समतापीय वक्र है, अलग अलग ताप पर है ना, काटते नहीं, वो तो ऐसे ही मैंने बना दिया। तो इसका ताप देखो, इसका ताप सबसे कम, इसका ज़्यादा, इसका ज़्यादा, इसका ज़्यादा, इसका सबसे ज़्यादा, इसका सबसे ज़्यादा, और यहाँ बनाएंगे तो सबसे ज़्यादा, और यहाँ बनाएंगे सबसे ज़्यादा, लेकिन यहाँ बनाने का कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि अपना ग्राफ यहीं खत्म हो गया। तो यहाँ पर कहीं BC भाग में, चक्र के BC भाग में कहीं ताप अधिकतम होगा, कहीं ताप अधिकतम होगा। अब होगा कितना? तो देखो एक चीज मैंने बताई कि पिछले सवाल में 20 जो एक स्पेशल प्रक्रम था, जो अज्ञात प्रक्रम था, जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं थी, उसका ग्राफ दे दिया था, सॉरी उसका समीकरण दे दिया था, PT इक्वल टू कॉन्स्टेंट, PT इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यहाँ पर नहीं दी है जानकारी। तो यहाँ पर अच्छी चीज है कि स्टैंडर्ड वक्र है, सरल रेखा है भैया, सरल रेखा है, तो हम समीकरण नहीं लिख पाएंगे क्या? इसका समीकरण नहीं लिख पाएंगे क्या? सर लिख लेंगे। ये पॉइंट बी है, इसके निर्देशांक कितने हैं? ये है V0, 3P0, यस सर, है ना। ऐसा सवाल मैंने क्लास में कराया था, वो थोड़ा स्पेशल केस है। उस केस में ठीक बीच में तापमान अधिकतम आ रहा था, क्योंकि जो हमने क्लास में सवाल किया था जेई में भी आया हुआ सवाल था शायद वो, कि तो उसमें क्या था कि बी के और सी के ताप बराबर थे, बी के सी के ताप बराबर थे, ऐसे निर्देशांक दिए गए थे कि बी के सी के ताप बराबर हो। बट इस केस में बी के सी के ताप बराबर नहीं है। इसका ताप कितना है? P0 V0 अपॉन NR 3। इसका कितना है? 2P0 V0 अपॉन NR, 2P0 V0 अपॉन NR है। और सर जी बढ़िया, अच्छा। तो कि दिल परदेसी हो गया, है ना, ये तो कॉमन ही है। इधर 3P0 V0, यहाँ 2P0 V0, ऐसा। अब देखिएगा भाई, सुनो गौर से, यहां पर अपन देखें तो क्या सीन है। इसके निर्देशांक कितने है ना, ताप बराबर नहीं है। मैं अच्छा कहा था कि अगर ये ताप बराबर थे तो मैंने बोला था कि तापमान अधिकतम होता है ठीक बीच में, लेकिन यहाँ पर वो सिचुएशन नहीं है, इसका ताप अलग है, इसका ताप अलग है। तो देखो अपन क्या करेंगे, जनरल मेथड। इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं? तो सर इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? 2V0, और ये वाला कोऑर्डिनेट कितना है? P0, ठीक है। ऐसा समीकरण लिखो सर इसका। तो दो बिंदुओं से गुजरने वाली सरल रेखा का समीकरण क्या होता था? y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, ठीक है। हाँ मास्टर ठीक है, इंटू x2 माइनस x1, सॉरी x माइनस x1, क्या कर रही हो मैं, x माइनस x1, ठीक है मास्टर। तो y बोले तो p, y1 बोले तो कुछ भी ले लो, y1 बोले तो 3P0 इज इक्वल टू y2 बोले तो हमने कह दिया P0 माइनस y1 3P0 डिवाइडेड बाय, ये हमने x1 y1 कहा, तो ये x2 y2 हो गया। x2 कितना? 2V0, x1 कितना? V0 टू x1 कितना? V0। तो P इज इक्वल टू आपको कितना मिला? नहीं, P इक्वल टू बाद में लिखेंगे, P माइनस 3P0 इज इक्वल टू माइनस का 2P0 अपॉन V0 इंटू, ये x की जगह क्या लिखा जाएगा भाई साहब? V लिखा जाएगा। V माइनस V0, ठीक है ऐसे।
तो हमने इधर गुणा किया, ऐसा हो गया P माइनस 3P0, P माइनस 3P0 इज इक्वल टू माइनस का 2P0 V अपॉन V0 माइनस का 2P0 अपॉन V0 इंटू V, और ये माइनस माइनस प्लस का 1, प्लस का 1 हो गया, प्लस का 1 इतना बुरा, प्लस का 1 नहीं, प्लस का 1 नहीं, प्लस का 2P0, प्लस का 2P0, ठीक है। अब हम इसको उधर लेके जाएंगे तो P माइनस 2P इज इक्वल टू P इज इक्वल टू माइनस 2P0 अपॉन V0 इंटू V प्लस 5P0, 5P0, ठीक है, इस तरीके से 5P0 डन। अब ये समीकरण मिल गया। अब हमें बताना है कि टेम्परेचर कहाँ मैक्सिमम है, टेम्परेचर कहाँ मैक्सिमम है। लेकिन हमारे पास देखो ये किसका समीकरण आ गया, इसका समीकरण, जो हमें दिया नहीं था वो हमने निकाल लिया। हमें इसका समीकरण दिया नहीं था, लेकिन हमें पता है सरल रेखा है, दो बिंदुओं से गुजर रही है, हमने उसका समीकरण लिख लिया। अब ये कह रहे हैं कि किस जगह पर, है ना, चक्र के दौरान गैस का अधिकतम तापमान कितना है, कितना है। तो हमें पहले पता तो करना पड़ेगा कि अधिकतम ताप कब है, यहाँ 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 यहाँ, हमें पता चल गया इन दोनों के बीच में कहीं है, लेकिन कितने वॉल्यूम पर, किस वॉल्यूम पर तापमान अधिकतम है। तो हम क्या करते हैं बेटा, ये जो इक्वेशन हमारे पास आया है, P इज इक्वल टू माइनस 2P0 अपॉन V0 इंटू वेलोसिटी प्लस 5P0। हम इसको वेलोसिटी और टेम्परेचर में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि हमें निकालना है कि टेम्परेचर कब अधिकतम, टेम्परेचर को मैक्सिमम कराना है। तो पता करना पड़ेगा कि किस टेम्परेचर पर, सॉरी किस वॉल्यूम पर या किस प्रेशर पर टेम्परेचर अधिकतम है। तो या तो हम dt बाय dP कर बराबर 0 करें, टेम्परेचर निकालो और P के सापेक्ष 0 करो, तो हमें पता चल जाएगा कि इस प्रेशर पर, इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें पता चलेगा कि इस प्रेशर पर टेम्परेचर मैक्सिमम है। या हम यहां से निकालें dt अपॉन डी भी करें, एक ही बात है। तो इस यहां से हमें पता चलेगा कि टेम्परेचर मैक्सिमम किस वॉल्यूम पर है, किस वॉल्यूम पर है। तो हम V में ही सॉल्व कर लेते हैं, है ना, वॉल्यूम एक्चुअली एक्स अक्ष पर है, तो हम उसी में सॉल्व कर लेते हैं। तो P की जगह क्या लिख देगा, nRT/V लिख देगा, इज इक्वल टू माइनस 2P0 V0 इंटू V प्लस 5P0 लिखेगा। T की वैल्यू कितनी आ गई, T की वैल्यू आ गई है बेटा यहाँ से माइनस का 2P0 अपॉन nRV0 इंटू V स्क्वायर प्लस 5P0 इंटू V डिवाइडेड बाय nr। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, dt अपॉन डी भी लिखते हैं, dt अपॉन डी भी इज इक्वल टू, हम इसका वैल्यू निकालते हैं तो ये आएगा माइनस का 2P0 अपॉन nRV0 इंटू 2V और प्लस 5P0 अपॉन nr इंटू 1 इज इक्वल टू 0। वॉल्यूम के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर दिया। तो ये भाई nr भाई साहब है ना, nr भाई साहब तो चले जाएंगे 0 में, nr भाई साहब कहाँ चले गए, 0 में चले गए। अब हमें वॉल्यूम निकालना है, तो ये कितना आया, माइनस का 4P0 V0 डिवाइड माइनस का 4P0 इंटू V डिवाइडेड बाय V0 इज इक्वल टू 5 माइनस का 5P0, माइनस से माइनस बाबा टिल्लू हो गया, P0 से P0 बाबा टिल्लू हो गया। तो जो V की वैल्यू आ रही है यार, ये तो हाँ, तो जो V की वैल्यू आ रही है, V की वैल्यू आई है 5V0 अपॉन 4। कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे, 5V0 अपॉन 4। तो इस वॉल्यूम पर टेम्परेचर मैक्सिमम होगा। ये वो वॉल्यूम है, दिस इज द वॉल्यूम
at which temperature will be maximum. This is the volume at which temperature will be maximum. ठीक है, अब होगा कितना टेम्परेचर, तो देखो टी की वैल्यू हम कैसे निकालें, टी इक्वेशन है तो -2 पी नॉट और इसका स्क्वायर करोगे तो 25 V0 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16 प्लस 5 P0 डिवाइड, अच्छा NR भी है इधर, NR 5 P0 इधर 5 P0 अपॉन NR और V0 का मान कितना 5 V0 अपॉन 4, 5 V0 अपॉन 4। ठीक है, चलिए P0 V0 के ही पदों में आंसर है, मैं चेक कर रहा था कि आंसर किन पदों में है। तो अब देखो बेटा यहां से कुछ ये कितना आ गया 8 आ गया 8 आ गया NR ये 25 ये 4 आया 16 2 ये 2 था कि 4 था 2 था कि 4 था। ठीक है, तो बेटा आप सिंप्लीफाई कर लेना, यहां से क्या एक V0 से एक V0 भी उड़ गया, 1 अपॉन NR कॉमन आ गया, यहां से क्या बचा है 25 P0 V0 अपॉन 8 विद अ माइनस साइन और प्लस का 25 P0 V0 डिवाइडेड बाय 4 अब बस बेटा सिंप्लीफाई कर लेना। ठीक है, कैलकुलेशन में कुछ प्लस माइनस हो गया तो वो आप देख लेना, डोंट बी वरी, है ना, कैलकुलेशन कोई बड़ी बात नहीं होती, बट मेन चीज क्या है, मेन कॉन्सेप्ट क्या है वो आपको क्लियर होना चाहिए। मेन कॉन्सेप्ट क्या था कि हमें इसके बारे में जानकारी नहीं दी थी कि कौन सा है, स्ट्रेट लाइन है, कोऑर्डिनेट दिए, इक्वेशन लिख दी, तो हमें ये इक्वेशन मिल गई ना, पता ये कितना बड़ा रिलैक्स है, ये वाली जो हमें इक्वेशन मिल गई, अब स्वाद है बल्ले, मजा ही आ गया, स्वाद आ गया बेटा यहाँ पर। ठीक है, इस इक्वेशन से अब इस इक्वेशन के बाद आप कुछ भी निकाल सकते हैं, जैसे कहा कि टेम्परेचर बताओ, तो टेम्परेचर हमने निकाल लिया, इस इक्वेशन को टेम्परेचर के पदों में बांट लिया। अगर कोई आपसे कहे कि टेम्परेचर और वॉल्यूम का ग्राफ बनाओ, तो हम टेम्परेचर वॉल्यूम का ग्राफ बना सकते हैं। टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ कैसा बनेगा, पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड। आप सॉल्व कर सकते हैं कि टेम्परेचर कहां पर 0 होगा, एक तो V बराबर 0 पर टेम्परेचर 0 होगा और दूसरा V बराबर कुछ पर होगा। अगर आपसे मान लीजिए पूछ ही दिया जाए कि प्लॉट द ग्राफ बिटवीन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, तो हमारे पास एक इक्वेशन है कितनी, देखो T इज इक्वल टू ऐसा है, T इज इक्वल टू -2 P0 V स्क्वायर अपॉन NR V0 2 P0 V स्क्वायर अपॉन NR V0 प्लस 5 P0 V अपॉन NR 5 P0 V अपॉन NR ऐसा है। हम इसका ग्राफ बनाओ P और T और V के बीच में, तो हमने कहा ये रहा टेम्परेचर, ये रहा वॉल्यूम, कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, पैरेलल है ओपनिंग डाउनवर्ड, ऐसा ही बन रहा है ना भैया, इसको 0 करो, V की वैल्यू भी मिल जाएगी, कुछ ऐसा ही ग्राफ आपको मिलेगा इसको सिंपलीफाई करने पर। ठीक है, ऐसा ग्राफ बन जाएगा, है ना। आपसे पूछा है कि ये पॉइंट बताओ, है ना, तो ये पॉइंट, अब तो आप गणित के विद्यार्थी हो, अगर आपने ये देख लिया कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है T में और V में, T और V में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो अब मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये मैंने ग्राफ तो सही, ठीक है, ये बना है वॉल्यूम, ये वो वॉल्यूम बताओ जहां पर ये मैक्सिमम है, तो ये वॉल्यूम हम निकाल चुका है बेटा,
5V0/4 ये हम निकाल चुका है। यहाँ पर टेम्परेचर कितना है वो हम निकाल चुके हैं, यही पूछा था, ये अपना टी मैक्स है, यही पूछा था, बरोबर। ओके। ये हमसे पूछा था, ये हमने निकाल लिया। सर क्या हम इसकी मोलर ऊष्माधारता की चर्चा कर सकते हैं? मोलर ऊष्माधारता के बारे में चर्चा कर सकते हैं क्या? तो हमने कहा देखो मोलर हम dq इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, NCV/dt प्लस PdV हम ऐसा इसको लिखते हैं, PdV ऐसा इसको लिख लेते हैं। तो मोलर ऊष्माधारता की चर्चा करना उचित है, अगर करें तो कैसे करें? तो हमने कहा चलो आप सोचते हैं, क्या करते हैं, सोचते हैं कि मोलर ऊष्माधारता की चर्चा कैसे की जाए। तो देखो ये तो dq है, ये तो dq, इधर NCV/dt, p की जगह अपन क्या लिख लेते हैं, nRT/v, nRT/v लिख दिया, nRT/v लिख दिया p की जगह। अब dv का मान कहां से उठाया जाए, dv का मान, तो इसका अवकलन करो तो आपको dv का मान मिलेगा dt के पदों में, ठीक है। इसका अवकलन करूं क्या मैं, t का अवकलन कितना हो गया साहब, dt हो गया, t का अवकलन कितना हो गया, dt हो गया, और फिर ये माइनस 2 दूनी 4, 4p है ना, ध्यान दीजिएगा मजेदार चीज है, 4p0 इंटू v, p0 इंटू v अपॉन nRV0 प्लस 5p0 अपॉन nr इंटू dv है ना, v स्क्वायर का 2v, v का dv है ना, इधर v का डिफरेंशिएशन dv आ गया। तो यहां से बेटा हमें dv की वैल्यू मिल जाएगी इन टर्म्स ऑफ dt, dv की वैल्यू। गजबे हो जाएगा यार ये तो सवाल। फिर ये हम dv की वैल्यू यहां से यहां पर रखना चाहें तो ये चला जाएगा इसके अपॉन में, ये दाब है, अच्छा दाब हमारे पास ऑलरेडी दाब की इक्वेशन है, दाब की इक्वेशन किसके पदों में हमारे पास ऑलरेडी, प्रेशर की इक्वेशन ये रही, हम प्रेशर की इक्वेशन प्रेशर की जगह ये लिख देते हैं, माइनस 2p0v0 इंटू v प्लस 5p0, ठीक है। तो अब देखो ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, सुनना, हमारे पास p की वैल्यू है p की वैल्यू है, dv की वैल्यू हमारे पास है, हाँ dv की वैल्यू भी हमारे पास है, dv की वैल्यू भी हमारे पास है। अब इसमें से अपन को क्या करना है, इधर ndt और इधर से भी ndt कॉमन लेके, है ना, या दोनों साइड ndt से भाग दे दो, ये dq अपॉन ndt इधर भाग दे दो, इज इक्वल टू इधर ncv/dt इधर भी भाग दे दो ndt से, प्लस यहाँ पर हम p की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर अपन dv की वैल्यू पुट करेंगे, p की dv की, और यहाँ भी भाग दे देंगे ndt से, ठीक है। तो जैसे ही ndt से भाग देंगे तो यहाँ पर भी dv में dt आएगा, dv में किसकी वैल्यू आएगी बेटा, dt है ना, तो वो dt कट जाएगा, है ना, जैसे यहाँ पर भी ndt ये कट गया, है ना, यहाँ पर भी dt और n वगैरह आएंगे तो वो भी कट जाएगा, ndt इधर से कट जाएगा, और ये हो गया बेटा c, ये हो गया c, तो c इज इक्वल टू cv प्लस यहाँ पर कुछ आ जाएगा, कुछ cv प्लस कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा। अब जो c आएगा वो किसका फंक्शन आएगा, ये तो c भी तो कांस्टेंट है, c भी किसका है, कैसा है, कांस्टेंट है, ठीक है सर। अब ये जो कुछ यहाँ पर आएगा ये किसका फंक्शन है, तो यहाँ पर प्रेशर देखो किसका फंक्शन था, वॉल्यूम का, प्रेशर किसका फंक्शन है, प्रेशर को अपन ने किसके फंक्शन है ना, PV इक्वल टू nRT अपन लिखेंगे ना, तो फिर वहां टेम्परेचर वगैरह भी आ जाएगा, है ना, तो हम टेम्परेचर हटा दी, तो P की जगह हमने क्या लिख दिया, P की जगह हमने निकाला है ना, ये रहा इक्वेशन, P की जगह हमने निकाला है, अपने मन थोड़ा ना लिख रहे हैं, P की जगह हमने ये मान निकाला है भाई, ठीक है। तो प्रेशर किसके पदों में, वॉल्यूम के पदों में, हाँ सर, और यहां पर ये dv की वैल्यू जो आएगी, है ना,
dv की वैल्यू, ये भी किसके पदों में आएगी सर, वॉल्यूम के। dt हमने कहा dt तो यहाँ कट जाएगा, dt यहाँ कट जाएगा, तो ये भी क्या होगा, फंक्शन ऑफ वॉल्यूम होगा। क्या होगा बेटा, फंक्शन ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, तो अंततः हमें c मिल जाएगा, c एज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम, c मिल जाएगा बेटा वॉल्यूम के पदों में। अगर कुछ और भयंकर सवाल बनाना हुआ तो हम सोच रहे हैं, c मिल जाएगा एज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम। सवाल पता क्या है, सवाल पता क्या है कि गैस को कब तक ऊष्मा दी जाएगी और गैस से कब ऊष्मा निकलने लगेगी। सवाल यह है कि इस प्रक्रम में, बढ़िया सवाल है बहुत, इस प्रक्रम में गैस को कब तक ऊष्मा दी जाएगी और कब ऊष्मा ली जाएगी, कब ऊष्मा ली जाएगी। एक सवाल तो ये हो गया टेम्परेचर वाला, बढ़िया सवाल। जैसे इसमें ये पूछ सकते थे कि जो ग्राफ है अपना वो यहां से यहां तक का ग्राफ है, ऐसा ग्राफ है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। आपसे पूछ सकते थे कि किस पॉइंट तक टेम्परेचर बढ़ेगा, किस पॉइंट तक टेम्परेचर बढ़ेगा और किस पॉइंट के बाद टेम्परेचर घटने लगेगा। तो हमने पता कर लिया, हमें पता कर लिया कि यहां पर एक पॉइंट आएगा, यहां पर कहीं एक पॉइंट आएगा जहां पर टेम्परेचर इज मैक्सिमम, यहां पर टेम्परेचर मैक्सिमम है बेटा। वहां पर वॉल्यूम कितना है, 5v0/4 है, यहां पर टेम्परेचर बेटा मैक्सिमम है। तो बी से लेके इस पॉइंट तक, इस पॉइंट को चलो हम कुछ नाम दे देते हैं, इस पॉइंट को नाम दे दिया हमने, डी नाम दे दिया। तो बी से डी तक टेम्परेचर बढ़ रहा है, डी से सी तक टेम्परेचर घट रहा है। आप ग्राफ में भी देख सकते हैं, ग्राफ में भी देख सकते हैं। ठीक है, वैसे ये ग्राफ ना ऐसे बनाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इस ग्राफ को ना थोड़ा सा ऐसा बना देता हूं मैं, ऐसा ग्राफ है, ऐसा। ठीक है, तो ये पॉइंट अपना कौन सा है, बी। बी से टेम्परेचर बढ़ा बढ़ा बढ़ा, डी पर मैक्सिमम हुआ, फिर डी से टेम्परेचर घटा सी, डी से टेम्परेचर घटा सी, सी पर। ठीक, तो इस तरीके से ये ग्राफ बनेगा। ये तो हमें पता चल गया कि कब तक टेम्परेचर बढ़ रहा है, बी से डी तक, वॉल्यूम 5v0 से 5v0/4 तक। कब टेम्परेचर घट रहा है, मतलब कब से टेम्परेचर घट रहा है, पॉइंट सी से, सॉरी पॉइंट डी से सी तक, पॉइंट डी से सी तक टेम्परेचर घट रहा है, उसके आगे भी घटेगा ही। अब हम बात करें मोलर हीट कैपेसिटी की, कि मोलर हीट कैपेसिटी, हमें ये बात करनी है कि कब तक ऊष्मा दी जाएगी, कब ऊष्मा ली जाएगी, कब ऊष्मा दी जाएगी, कब ऊष्मा ली जाएगी। अगर देखो मोलर हीट कैपेसिटी पॉजिटिव है, समझना, हम Q या डेल्टा Q इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, एन सी वी डेल्टा टी या एन सी डेल्टा टी, एन सी डी टी लिखते हैं। ठीक है, एन सी डी टी, मतलब ऐसे लिख लेते हैं। ऊष्मा के बारे में हमें चर्चा करना है तो, ऊष्मा के बारे में हमें चर्चा करना है तो, बरोबर। अब हमें सी के बारे में पता करना है बेटा, सी के बारे में कि कब तक सी पॉजिटिव है और कब तक सी नेगेटिव है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, मतलब हमारे पास सी की वैल्यू है, सी की वैल्यू एज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम, सी की वैल्यू है बेटा हमारे पास एज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम। अब हम इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, बराबर जीरो करेंगे, बराबर जीरो करेंगे। तो हमें इससे पता चल जाएगा कि कब मोलर हीट कैपेसिटी मैक्सिमम है, कब मोलर हीट कैपेसिटी मैक्सिमम है। तो मोलर हीट कैपेसिटी कब तक बढ़ रही है, मोलर हीट कैपेसिटी कब घट रही है, वो भी हमें पता चल जाएगा टेम्परेचर जैसा। क्योंकि पहले हमने क्या किया था, टेम्परेचर के लिए हमने क्या किया था, dt/dv बराबर जीरो किया, तो हमें पता चल गया कि टेम्परेचर कब मैक्सिमम है, टेम्परेचर कब मैक्सिमम है। उससे हमने निकाल लिया कि कब तक टेम्परेचर बढ़ रहा है, कब तक घट रहा है। अब यहाँ पर हमें सी किसका फंक्शन है, हमारे पास वॉल्यूम का फंक्शन है। सी किसका फंक्शन है बेटा, वॉल्यूम का फंक्शन है ना। हम क्यू की बात नहीं कर रहे, हम सी की बात कर रहे हैं। तो हमें ये पता चल जाएगा सी के बारे में कि सी कब मैक्सिमम है, सी कब मैक्सिमम है, सी की वैल्यू कब तक बढ़ रही है, कब तक घट रही है, सी की वैल्यू कब तक बढ़ रही है, कब तक घट रही है। तो ये भी हमें यहाँ पर पता चल जाएगा कि सी किसका फंक्शन है, वॉल्यूम का। हम डिफरेंशिएट करके जीरो करेंगे तो हमें भी का वो मान मिलेगा, वो मान मिलेंगे, हाँ, सी मैक्सिमम है या मिनिमम, क्रिटिकल पॉइंट मिल जाएंगे बेटा अपन को, मैक्सिमम मिनिमम आता ही है। ओके जी सर, जी सर, जी सर। तो अगर कुछ और पूछने की कोशिश करते समय तो यही कर सकते थे, है ना।
कैसे मोलर हीट कैपेसिटी निकाली कैसे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, एनडीटी से भाग दे दिया, ये सी बन गया, ये सी भी है, ये पी एज ए फंक्शन ऑफ वॉल्यूम, डी भी एज ए फंक्शन ऑफ वॉल्यूम हमने कहाँ से निकाल लिया, ये टी था, इसको डिफरेंशिएट किया, डी भी मिलेगा, यहाँ पटक दिया तो हमें सी मिल गया एज ए फंक्शन ऑफ वॉल्यूम। अभी कुछ भी पूछ ले मैं कि सी कब मैक्सिमम कब मिनिमम, ब्ला 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 ब्ला, सबका आंसर अपन दे देंगे, सी की जानकारी मिल जाएगी। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, कुछ क्वेश्चन मैं आपके होमवर्क के तौर पे दूंगा, तो मुझे उम्मीद है आप मज़े ले रहे होंगे इन चीज़ों के, इन टॉपिक्स के। तो आज के लिए इतना ही, मन लगा के दिल लगा के, मन लगा के दिल लगा के दिमाग लगा के पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल बच्चों।